नमस्कार। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि Z जो है इंग्लिश लैंग्वेज का लास्ट अल्फ़ाबेट है। उसी तरीके से अगर A की बात करें तो वापस से लूप में आ जाता है। सेम अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें, हमारे शरीर में अगर किडनी डैमेज होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी का रोड ब्लॉक आ गया है, हमारी ज़िंदगी का अंत आ गया है। लेकिन अगर हम टाइमली ट्रीटमेंट लेंगे स्पेशलिस्ट से तो हम वापस से अपनी लाइफ फिर एंजॉय कर सकते हैं अपने लाउड वंस के साथ विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, दिस इज पायका जावेद, योर टुडेज होस्ट ऑन जेड टॉक। जेड टॉक एक पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव है जहां पे हम सब लोगों को एजुकेट किया जाता है, हम सब लोगों को अवेयर किया जा सकता है कि हम कैसे अपनी किडनीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कैसे एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि अगर हमारी किडनीज डैमेज्ड है या फिर इन्फेक्टेड है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी नहीं। तो आज हमें एजुकेट करने के लिए और हम सबको अवेयर करने के लिए कि कैसे हम अपनी किडनीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, आज हमारे साथ वर्ल्ड रनआउट किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजफ्फर मकसूद वानी ने हमें श्रीनगर इंजॉइन कर रहे हैं जेड टॉक सीरीज पर। सो वेलकम डॉक्टर मुजफ्फर मकसूद वानी। Thank you very much. Thank you very much. थैंक यू डॉक्टर, Having me on the show. थैंक यू सो मच। डॉक्टर, व्हाट आई नो अबाउट किडनीज कि हमें किडनी हेल्थ को किडनी हेल्दी रखने के लिए वॉकिंग आई थिंक इज़ अ गुड एक्सरसाइज। व्हाट डू यू से डॉक्टर? Sure, walking is good for every type of a individual as well as for any type of disease. सो क्यों ना चलते चलते ही हम बातचीत शुरू करें। Sure, why not? डॉक्टर, बिफोर वी स्टार्ट आवर टॉक, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आप खुद इतने फिट लगते हैं, आप खुद क्या करते हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, जो कि आप अपने पेशेंट्स के लिए एक रोल मॉडल है? Absolutely. जो आपने कहा कि डॉक्टर एक रोल मॉडल होते हैं, तो जब डॉक्टर फिट रहेंगे तो पेशेंट्स ऑब्वियसली विल टेक अ क्यू फ्रॉम दैट। तो फिट रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक हेल्दी फूड आप लें, एक एक्सरसाइज का शेड्यूल आप ओके, थोड़ी सी वॉकिंग भी करें, तो ये एक बेसिक और स्ट्रेस फ्री लाइफ रहे ताकि जिंदगी ठीक तरीके से डॉक्टर साहब, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि किडनी एक वाइटल ऑर्गन है सर्वाइवल के लिए, इसके बगैर सर्वाइवल बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। लेकिन डायबिटीज़ से ये सुना है कि किडनी हेल्थ डैमेज हो सकती है, और ऐसा क्यों? श्योर, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो हम सब जानते हैं कि ये एक्स्ट्रा शुगर, ज़्यादा शुगर बॉडी में होता है, तो उसकी वजह से डायबिटीज़ होता है। बिल्कुल। तो डायबिटीज़ किडनी को अक्सर असर करती है बहुत सालों के बाद। ये नहीं है कि आज किसी को डायबिटीज़ हो गया तो उसका किडनी उसी दिन खराब हो जाएगा या कल या परसों का, नहीं, ये सालों साल डायबिटीज़ होने के बाद किसी को किडनी पे असर हो सकता है। श्योर कि डायबिटीज़ दो किस्म की होती है, एक तो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है और दूसरा टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। लेकिन पॉपुलेशन जितनी है हमारी कंट्री की, तो टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत सारा कॉमन है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ जब किसी बंदे को हो तो 10 साल के बाद, ये फिक्स नहीं है, अगर उसको डायबिटीज़ 10 साल तक है तो उसके बाद शुरू होता है किडनी इन्वॉल्वमेंट उस पेशेंट की। तो ये किडनी इन्वॉल्वमेंट सारों को नहीं होता, किसी 30% या 40% पीपल हु हैव डायबिटीज़ उनको ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस शुरू जब होती है तो पहले इनको प्रोटीन लॉस होता है, तो शुरू होता है प्रोटीन लॉस, आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता जाता है ये प्रोटीन लॉस। तो ये प्रोटीन लॉस 2-3 साल चलता रहता है। इस स्टेज पे अगर हम इंटरवीन करें तो हम बहुत हद तक ये किडनी डिजीज रोक सकते हैं।
टोटली ऑब्लिटरेट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक रोक सकते हैं। तो 3 साल 4 साल के बाद ये प्रोटीन चलने के बाद किडनी का फंक्शन फिर कम होता जाता है। तो सालों साल, तो 15 साल के बाद किडनी फिर काम कम करना करती है। तो ये सिलसिला जारी रहता है, लेकिन हर किसी टाइप 2 डायबिटीज़ को ये नहीं होता। यू कैन से 30-40% पीपल जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है उनको किडनी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो ये अक्सर 10 साल 15 साल के बाद होता है। और किसी को अगर डायबिटीज़ 15 साल से ज़्यादा है तो उसके किडनी कम काम करना शुरू करती है। तो ये डायबिटीज़ की वजह से किडनी का असर होता है, लेकिन इमीडिएट असर कुछ ज़्यादा नहीं होता है। लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ की वजह से पेशेंट को किडनी पे असर हो सकता है। शॉर्ट टर्म किडनी पे असर हो सकता है वो इन्फेक्शन, स्पेशली फीमेल्स में अगर किसी को डायबिटीज़ है, उसका शुगर कंट्रोल नहीं है, तो उसको उस सूरत में कभी कभी इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ते जाते हैं। और अगर इसने कोई ऐसी चीज़ ली हो शुगर के लिए जिससे एडिशनल कोई इफेक्ट हो, तो उस सिलसिले में किडनी इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन अगर आप ग्रॉसली देखें तो डायबिटीज़ बहुत सालों रहने के बाद, 10 साल रहने के बाद किडनी पे स्लोली असर शुरू होता है। और ये हर किसी 100% को नहीं होता है। 30-40% ऑफ द पीपल हु हैव टाइप 2 डायबिटीज विल डेवलप अ किडनी प्रॉब्लम। पोस्ट कोविड हमने देखा कि हार्ट डिजीज के जो पेशेंट्स थे, काफ़ी हार्ट डिजीज के केसेस हमें दिखाई देते को मिले। तो क्या किडनी डिजीज में भी कुछ आपको ऐसी ही केसेस दिखाई देते को मिले? श्योर, कोविड तो एक ऐसा एरा था जिसके बारे में हम ज़्यादा भूलना ही चाहेंगे। लेकिन ऐसा है कि किडनी इन्वॉल्वमेंट ड्यूरिंग कोविड बहुत हद तक किडनी इन्वॉल्वमेंट लोगों की हो गई। बहुत सी डिफिकल्टीज आ गई हमको एज डॉक्टर्स और पेशेंट्स को एज पेशेंट्स। अब जो आपका सवाल है कि लॉन्ग टर्म कोविड से किडनी पे भी कुछ असर होता है कि नहीं, अभी ये तहकीक चल ही रही है इन लॉन्ग टर्म कोविड ने किडनी को क्या डैमेज किया। अभी डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि कोविड ने डायरेक्ट किडनी पे कुछ असर किया। तो ऐसा है कि जैसे हार्ट की डिजीज़, हार्ट की एलिमेंट्स ज़्यादा हो गई कोविड के दौरान, वैसे किडनी की एलिमेंट्स कुछ हद तक ज़्यादा हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि कोविड पेशेंट को डायलिसिस करने, कोविड के दौरान ट्रांसप्लांटेशन की सर्जरीज बहुत कम हो गई, तो उससे दिक्कतें आ गई पेशेंट्स को। लेकिन लॉन्ग टर्म कोविड का असर अभी हम डेफिनेटली नहीं कह सकते हैं। इस पे अभी तहकीक होती है कि लॉन्ग टर्म कोविड पे किडनी पे जैसा, लेकिन हार्ट पे ज़्यादा असर हो गया, किडनी पे उतना ज़्यादा असर लॉन्ग टर्म नहीं है। डॉक्टर साहब, अब तक आपने बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमारे दर्शकों के लिए, लेकिन आपसे जानना चाहूँगी जो किडनी डिजीज़ेस है, क्या उनके कुछ क्लासिकल सिम्टम्स हो सकते हैं जो कि पेशेंट को रिकॉग्नाइज करने पर तुरंत उनको डॉक्टर कंसल्ट करना चाहिए? ऐसा है कि किडनी डिजीज़ेस 2 टाइप्स की होती है। एक तो एक्यूट किडनी डिजीज़ होती है, वो एक क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है। एक बंदे को एक्यूटली किडनी फेल हो सकती है, किडनी खराब हो सकती है, किडनी में इन्फेक्शन आ सकता है। तो उस सूरत में इस पेशेंट्स को सूजन आ सकती है, पाँव में सूजन आ सकती है, मुंह पे सूजन आ सकती है, इनका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर हाई होने के सिम्टम्स होते हैं, या तो आप ब्लड प्रेशर मेजर करके पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर। तो कभी कभी इस पेशेंट को थूक के साथ खून भी आ सकता है। तो ये एक्यूट किडनी डिजीजेस के कुछ क्लासिकल सिम्टम्स है। लेकिन क्रॉनिक किडनी डिजीज अक्सर हम हिस करते रह रहे हैं। किसी को लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है तो वो ज्यादा डायबिटीज की तरफ ही ध्यान देता रहता है। तो उस सूरत में भी सूजन, पाँव में सूजन, मुंह पे सूजन, ये एक ऐसा साइन है जो हमको क्लू दे सकता है कि शायद इस पेशेंट को किडनी की कोई प्रॉब्लम है। दूसरा बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर किडनी डिजीजेस का है कि यूरिन करने में थोड़ी सी अल्ट्रेशन आती है। एक बंदा जिसको किडनी की डिजीजेस होती है वो शायद रात को ज्यादा पेशाब करे दिन के बजाय। तो अगर कोई बंदा रात को ज्यादा पेशाब के लिए उठे तो ये भी हमको एक क्लू होता है कि शायद इसको किडनी की कोई प्रॉब्लम है। ये जो यूरिन कंसंट्रेट होता है, जैसे आप सुबह यूरिन करते हैं तो सुबह आपका यूरिन थोड़ा सा डार्कर साइड पे होता है। तो अगर ये डार्कर साइड पे नहीं हुआ, लाइटर साइड पे हुआ, जैसे पानी, बिल्कुल पानी, तो ये भी एक क्लू है कि शायद आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम है। तो सूजन, यूरिन करने में कोई दिक्कत, चाहे वो कंसंट्रेटेड नहीं हो और यूरिन रात को ज़्यादा आए, तो ये कुछ सिम्टम्स है जिससे हमको पता चले। या डायबिटीज़ पेशेंट्स को, जैसे हमने इससे पहले भी बात की कि डायबिटीज़ किडनी को कैसे असर करती है, तो एक डायबिटीज़ पेशेंट को लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ होने के बाद अगर यूरिन में जाग हो, जब वो
यूरिन करने के लिए जाए, कमोड पे यूरिन करे, तो अगर उसको लगे कि जाग है, तो वो एक जाग एक सिम्टम है कि शायद उसको किडनी इन्वॉल्वमेंट हो गई। तो अगर हम फिर डॉक्टर के पास जाए, ये तो साइंस होती है। फिर साइंस मतलब है कि हम देखते हैं, कभी कभी महसूस नहीं होता है कि आपको सूजन है, लेकिन जब आप डॉक्टर साहब के पास जाओगे तो जब आपको देखेगा तो वो एक एग्जामिनेशन के बाद एनालाइज करके कि इनको सूजन है। एग्जैक्टली। ब्लड प्रेशर देखे तो ब्लड प्रेशर हाई है। तो ये कुछ सिम्टम्स और साइंस है जो एक किडनी पेशेंट्स को किडनी डिजीज की वजह से हो सकता है। देखिए डॉक्टर मुजफ्फर, हम सब लोग जानते हैं कि जेंडर डिफरेंसेस होती है, तो क्या कुछ ऐसी डिजीजेस होती है जो मेल या फीमेल में ऐसी डिजीजेस हो सकती है जिनसे किडनीज पे इम्पैक्ट हो सकता है? आपका क्वेश्चन रेलेवेंट है कि कुछ डिजीजेस ऐसी है जो फीमेल्स में ज्यादा, किडनी डिजीज जो फीमेल्स में ज्यादा। हाँ, यस, डेफिनेटली देयर आर सम डिजीजेस, लाइक एक डिजीज है ऑटोइम्यून डिजीज जिसको हम लूपस बोलते हैं। तो लूपस एक ऐसी डिजीज है जो फीमेल्स में ज्यादा होती है विस मेल्स। तो मेल्स में कुछ डिजीजेस है किडनी की जो शायद मेल्स में ज्यादा हो, जैसे ज्यादा मेल्स ही जिम में जाते हैं तो उनको किडनी इन्वॉल्वमेंट कभी कभी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर किसी बंदे को जिम जाने से, कभी कभी एक्स्ट्रा एक्सर्शन करने से, रैप्डोमायोलिसिस, जो बंदा आदी ना हो एक्सरसाइज करने की, अगर वो ज्यादा एक्सरसाइज करे तो उसको किडनी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, टेम्पररी किडनी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो ये अक्सर मेल्स में हम ज्यादा देखते हैं। देन मेल्स यूजुअली गो आउटडोर्स। तो कुछ डिजीजेस ऐसी है किडनीज की, लाइक स्नेक बाइट्स, स्कॉर्पियन बाइट्स, तो ये उन्हीं बंदों को होती है जो बाहर निकले। तो अक्सर ये देखा जाता है कि क्योंकि मर्द लोग ज्यादा बाहर जाते हैं, तो अगर इन स्नेक बाइट या स्कॉर्पियन बाइट की वजह से किडनी डिजीज हो तो वो मेल्स में ज्यादा होगी। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द डिजीज, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे किसी और या पथरी हो, स्टोन, जिसकी वजह से किडनी की डिजीज हो, वो मेल्स और फीमेल्स में कॉमन होती है, इक्वल होती है। लेकिन लूपस एक ऐसी डिजीज है, ऑटोइम्यून डिजीज, जो फीमेल्स में ज्यादा होती है बनिस्बत की मेल्स। डॉक्टर साहब, हमने ये भी सुना है कि जितना जितना हम ज़्यादा हमारी एज बढ़ती जाती है, बीमारियाँ उतना ही ज़्यादा हमें अटैक करती है। तो क्या ये बात भी सच है कि जो बढ़ती एज के साथ किडनी डिजीज भी हमें हो सकती है? चलिए, ये है कि जो हमारी किडनीज है ये दो है, 250 ग्राम की 2 किडनीज है। तो जो इसमें बेसिक यूनिट है जो काम करता है उसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये ग्लोमेरुलस का नंबर एक किडनी में 7 से 10 लाख तक होता है टोटल नंबर। विद एज ये ग्लोमेरुलस कम होते जाते हैं। जो आपके बर्थ पे ग्लोमेरुलस है वो विद एज, आफ्टर एज ऑफ 10-15 ये ग्लोमेरुलस कम होते जा रहे हैं। तो एक 70 साल के बंदे को ये ग्लोमेरुलस 70% होते हैं। तो अगर किसी बंदे को एट बर्थ 10 लाख ग्लोमेरुलस थे तो एट द एज ऑफ 70 दिस बिकम्स 7 लाख ऑन। तो आपके ग्लोमेरुलस कम होते जा रहे हैं। तो जितने ग्लोमेरुलस कम होते हैं, एक अगर कोई इंसल्ट हो, जैसे किसी को किडनी डिजीज होने के लिए एक इंसल्ट होती है, जैसे इसको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो, डिहाइड्रेशन हो, जब आपके ग्लोमेरुलस कम होते हैं जैसे एल्डरली में होता है, तो इस बंदे को चांसेस होते हैं ज्यादा किडनी डिजीज होने को। तो age itself leads to some amount of decrease in the kidney function। 70 साल की किडनी उतनी या 80 साल की किडनी उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी एक 40 साल के बंदे की होगी। तो इस 70 साल इस 80 साल के बंदे को अगर कोई इंसल्ट हो जिससे किडनी अफेक्ट हो तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं किडनी डिजीज होने के। अदरवाइज ऑल्सो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जितना ज़्यादा उम्र के बंदों में हो तो उनको किडनी डिजीज रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बिकॉज उनके किडनी कम काम करती है बिकॉज ऑफ देयर एज। तो ये रिलेशन है एल्डरली पीपल और किडनी डिजीज के बारे में। डॉक्टर साहब, बहुत सारे पेशेंट्स क्योंकि बहुत सारी डिजीजेस से वो जूझ रहे होते हैं, तो उनके लिए वो बहुत सारी किस्म की मेडिकेशंस होती है। क्या उन मेडिकेशंस में ऐसे कुछ केमिकल्स या ऐसे कुछ ड्रग्स होते हैं जो हमारी किडनीज पे इफेक्ट करते हैं? तो ड्रग्स चाहे वो किसी बीमारी के लिए आप ले रहे हो तो ये बहुत कॉमन रीज़न है किडनी खराब होने। तो अक्सर वो बेशतर हम देखते हैं 10 to 15% पीपल जो हमारे पास वार्ड्स में होते हैं जो किडनी डिजीज से जूझ रहे होते हैं, तो उनका रीज़न होता है ड्रग्स। तो जो दवाइयाँ पर्सन ले रहा होता तो उसकी वजह से उसकी किडनी खराब होती है। अक्सर मोस्ट नोटोरियस ड्रग्स इसमें है
नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, पेन किलर्स, कॉमन लैंग्वेज में हम पेन किलर्स बोलेंगे। तो पेन किलर्स अगर कोई बंदा लेता हो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म तो किडनी पे असर होना ही होना है, लेकिन शॉर्ट टर्म भी अगर लेता हो तो ऐसा हो सकता है कि इनकी वजह से किडनी पे इफेक्ट हो, तो इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। नहीं, ये किडनी को डैमेज करती है, ये किडनी को फेल करती है। तो दूसरा है कि अगर किसी पेशेंट को खुदा न खास्ता कैंसर की बीमारी हो, तो बहुत से एंटी कैंसर ड्रग्स जो हम देते हैं कैंसर से बचने के लिए या कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो हम ड्रग्स देते हैं, तो उसकी वजह से भी किडनी इफेक्ट्स होती है। तो देन द थर्ड वन कम्स एंटीबायोटिक्स, या सेकंड वन मैं बोलूँगा आपको कि एंटीबायोटिक्स भी बहुत कॉमन ड्रग्स होते हैं जिसकी वजह से किडनी पे इफेक्ट होता है, तो वो इन्फेक्शन या एलर्जी करते हैं। लेकिन जो पेन किलर्स है, तो पेन किलर्स की वजह से किडनी नंबर 1 ड्रग है कि जो किडनी पे असर कर रहे हैं, देन एंटीबायोटिक्स नंबर 2, और देन कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स या कोई भी ड्रग किडनी पे असर कर सकता है। लेकिन कॉमनली ये 3 ड्रग्स होते हैं जिसकी वजह से किडनी पे असर होता है। तो अक्सर हम यही अपने टॉक्स में जहाँ भी हम बोलते हैं, पेशेंट्स को ये बोलते रहता है कि अननेसेसरी ड्रग्स, ओवर द काउंटर ड्रग्स मत ले लो, खुद ही ड्रग्स मत ले लो। किसी पेशेंट को बैक एक होती है तो वो एक बारी पेन किलर ले, सेल्फ मेडिकेशन स्पेशली फॉर पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, प्लीज ये नहीं करना चाहिए। फिर हमारे कश्मीर में इतना ज़्यादा 5 साल पहले या 10 साल पहले एक लत जैसी लगी थी कि पेशेंट्स को पेन होती थी बैक में या कमजोरी होती थी, तो वो विटामिन डी के इंजेक्शंस लेते थे, वो बहुत ज़्यादा विटामिन डी के इंजेक्शंस लेते थे, तो उसकी वजह से भी किडनी असर बहुत असर होता था। तो ये वबा हमने बहुत हद तक कम की है, बिकॉज लोगों में हमने अवेयरनेस लाया कि ड्रग्स आपको नहीं लेने, स्पेशली ये विटामिन डी के ड्रग्स, पेन किलर्स के ड्रग्स। तो जितना ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में इसके बारे में हो तो उतना अच्छा है किडनी को बचाने के लिए। डॉक्टर साहब, अब जो बातें हमने छेड़ी यहाँ पे ड्रग्स के रिलेटेड, तो किसी की किडनी खुदा ना खास्ता खराब हो गई तो उसके लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं आप? तो अगर किसी की किडनी खराब होगी, जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज बोलते हैं, तो इसके लिए कुछ स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4 और 5। तो पहले 3 या 4 स्टेजेस में पेशेंट्स को तो दवाइयाँ पे ही चलना पड़ता है। तो ये स्टेजेस हमको पता चलता है कि किडनी की फंक्शन कितनी, वो कम कितनी हुई। ये कम हो सकती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि 100% किडनी किसी की काम नहीं कर, लेट अस से 90% ठीक है किडनी। अगर ये कम होता है 70%, फिर 60% तक, फिर 50%, तो इसी के हिसाब से हम इनको स्टेजेस में डालते हैं। लेकिन जो आपका सवाल था कि एंड स्टेज, कि अब इसकी किडनी टोटल खराब हो गई, तो अगर कि किसी की किडनी 15% से कम काम कर रही है, तो इस बंदे को हमको 2 ऑप्शन देने, या 3 ऑप्शन आप बोल सकते हो। तो 3 ऑप्शन है कि एक बंदा बोलता है कि हमको कुछ नहीं करना है, कि हम ऐसे ही रहेंगे, डॉक्टर साहब आप हमें दवाइयाँ दे दो, वो बहुत कम तादाद होती है। लेकिन बेस्ट ट्रीटमेंट इनका ये है जिसको हम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं, कि आपको अब किडनी ही रिप्लेस करनी है। तो ये किडनी रिप्लेस करने के लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हो, एक तो किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं आप, और दूसरा है कि हम डायलिसिस कर सकते हैं। तो डायलिसिस के भी 2 आकार है, एक तो हीमोडायलिसिस है और दूसरे एक पेरिटोनियल डायलिसिस। तो एक बंदा जिसकी किडनी टोटल डैमेज हो गई हो, रिकवर करने के कोई चांसेस नहीं है, ये अब स्टेज 5 में पहुंचा, तो अगर ये यंग है, अगर इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत है, तो इसके लिए ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ये एल्डरली है, या जब तक ये ट्रांसप्लांट के बारे में अरेंज करेगा, या अगर ये ज़्यादा एज्ड है, तो उसको हम बोलते हैं कि आप डायलिसिस पे ही रहो। तो हीमोडायलिसिस एक ऐसा साधन है जो इस पेशेंट को बहुत साल तक ठीक रख सकता है। तो दूसरा एक डायलिसिस आता है पेरिटोनियल डायलिसिस, कम लोग वो करते हैं, लेकिन वो भी एक अच्छा ट्रीटमेंट है ऐसे पेशेंट्स को। तो अगर आपका क्वेश्चन में जिस्ट में बोलूँ, तो एक पेशेंट जिसकी किडनी टोटली ख़राब हो, तो उसके लिए ट्रांसप्लांटेशन या हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस 3 ऑप्शंस होते हैं फिर इसके आगे। देखिए डॉक्टर मुजफ्फर, बहुत सारे लोगों को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा कम अवेयरनेस होती है ट्रांसप्लांट के बारे में। आप हमारे लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करें कि ट्रांसप्लांट क्या होता है और इसकी क्या लीगैलिटीज़ होती है। देखिए, ट्रांसप्लांट एक ऐसा ऑपरेशन है जो एक किडनी डिजीज़ पेशेंट को हम करते हैं ताकि उसकी ज़िंदगी दोबारा से, मतलब वो फिर से दोबारा से जी ले। तो अगर किसी पेशेंट की किडनी ख़राब होती है तो उसको नई किडनी लगती है। तो
इसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो लिविंग और दूसरा होता है कैडावरिक। लिविंग ऐसा होता है कि एक जिंदा इंसान जो उसका रिलेटिव हो या उसका रिलेटेड या अनरिलेटेड, जो भी एक लिविंग बंदा है वो अपनी किडनी, क्योंकि हमारे पास 2 किडनी होती है, तो वो इसको अपनी किडनी देता है, तो इसको हम लिविंग किडनी ट्रांसप्लांट बोलते हैं। दूसरे टाइप का ट्रांसप्लांट होता है कैडावर ट्रांसप्लांट। कैडावर ट्रांसप्लांट होता है ऐसा है कि किसी पेशेंट की, किसी बंदे की अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में ऐसी हालत ख़राब होगी कि वो ब्रेन डेड है, तो वो हॉस्पिटल में है, अब हमको पता है कि वो जिंदा नहीं रह पाएगा, तो उसको हम ब्रेन डेड डिक्लेयर करते हैं। तो उसके बाद अगर उसने विल की हो कि मेरे ऑर्गन्स या उसके जो रिलेटिव्स है उस समय हॉस्पिटल में, वो ये विल दे दे कि हम इनके ऑर्गन्स डोनेट करना चाहता हूँ, सो अगर वो किडनी उस समय देते हैं या बाकी ऑर्गन देते हैं, तो उसको हम कैडावरिक ट्रांसप्लांट कहते हैं। सो ट्रांसप्लांट 2 टाइप्स के होते हैं, लिविंग और कैडावरिक ट्रांसप्लांट। हमारे देश में और हमारी इस जगह में लिविंग डोनेशंस होते हैं, लेकिन वेस्ट में कैडावरिक ट्रांसप्लांटेशन ज़्यादा है। अब कैडावरिक ट्रांसप्लांटेशन के नंबर्स इंडिया में भी बहुत बढ़ते जाते हैं, स्पेशली साउथ में, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आती है कि डोनेशन देना एक बहुत अच्छी चीज़ है। डोनेशन देना कि आप अगर एक बंदा अपने ऑर्गन्स डोनेट करे तो वो 7, 8, 9, 10 बंदों की जानें और बचा सकता है। 2 किडनी निकल सकती है, 1 हार्ट आ सकता है, 1 पैनक्रियाज आ सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ सकता है, उसके फेफड़े आ सकते हैं, तो उसकी आंखें आ सकती है, कॉर्निया जिसको हम बोलते हैं। तो एक बंदा, तो इसकी अवेयरनेस अब देश में आती जा रही है और लोग कैडावरिक ट्रांसप्लांटेशन की तरफ होती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि हमारे देश में 95 से 98% ट्रांसप्लांट अभी भी लिविंग होते हैं। तो इसमें हम वी हैव टू अबाइड बाय अ लॉ विच इज़ द ह्यूमन ट्रांसप्लांट ऑर्गन एक्ट। तो ये पार्लियामेंट ने पास किया है, जिसकी बुनियाद पे हम ये ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। तो इस एक्ट्स में कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जिसके बाहर हम नहीं जा सकते। तो एक रूल ये है कि जो किडनी दे वो आपका रिलेटेड होना चाहिए, 1st डिग्री रिलेटिव या 2nd डिग्री रिलेटिव होना चाहिए। कभी कभी अगर किसी बंदे के पास, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ का दौर है, तो किसी के पास डोनर्स नहीं होते हैं, तो उस सिलसिले में अगर कोई उसका रिलेटिव हो तो वो भी दे सकता है। अगर किसी ने इंसानी बुनियाद पे, इंसानी ऑन बेसिस ऑफ एल्ट्रुइस्टिक डोनेशन, तो अगर कोई आगे आता है और हमको प्रूव होता है कि इसका कोई डोनर नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम किसी और बंदे को भी ले सकते हैं। देन कौन से सेंटर्स ये कर सकते हैं, ये एक्ट में डिफाइन किया हो। हर कोई हॉस्पिटल ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता है, तो ट्रांसप्लांटेशन किसी पर्टिकुलर सेंटर में होना चाहिए, क्योंकि इसकी दे हैव टू हैव लॉट ऑफ रेगुलेशंस। ये ऐसा नहीं है कि हर कोई ये, जैसे हमारे श्रीनगर में 2 ही सेंटर्स है जहाँ ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। एक तो बहुत साल से स्कीम्स में होता जा रहा है ट्रांसप्लांट, और रिसेंटली पिछले साल हमने SMHS में भी ट्रांसप्लांटेशन की ड्राइव शुरू की है। तो ये ट्रांसप्लांटेशन जो है, इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसका एक बाज़ाब्ता एक एक्ट है जिसके अंडर डॉक्टर्स और जिसके अंदर पेशेंट्स आते हैं, तो उसके बाहर हम नहीं जा सकते हैं। तो दूसरा ये है कि ये किडनी लिविंग या कैडावरिक ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। और तीसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि इसमें बहुत सी सहूलियात अब आजकल आ रही है। जो हमारी आयुष्मान भारत की स्कीम है उसमें ट्रांसप्लांटेशन फ्री होता जाए। पहले लोगों को ये दिक्कत आती थी कि हम पैसा कहाँ लाएं, कहाँ से लाए। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज अंडर दिस स्कीम ट्रांसप्लांटेशन इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको एक पैसा भी खर्चने का, खाली आपके पास डोनर होना चाहिए, उसकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती है। तो एज फार एज प्राइस इज कंसर्न, दिस इज द सिचुएशन एज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अलग सा एक सिस्टम है जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। तो तीसरी एक बात है कि ये जो पेशेंट्स है जो हम ट्रांसप्लांट के लिए लेते हैं, तो अक्सर लोगों में ये रुझान होता है कि शायद इनकी अपनी किडनी, जो इनकी ख़राब किडनी है वो निकालते नहीं, वो किडनी अपनी जगह रहती है। ये जो नई किडनी आती है ये जिस्म के एक हिस्से में हम लगाते हैं और इसको हम कनेक्ट करते हैं इस बंदे के कुछ आर्टरीज और वेन्स के साथ। तो ऑपरेशन में जो आम लोगों का रुझान है कि शायद अपनी किडनी निकलने, अपनी किडनी अपनी जगह रहती है, ये किसी एक अलग सी एक जगह पे रहनी है, जो अक्सर एब्डोमेन के बिल्कुल नीचे राइट साइड पे हम लगाते हैं। तीसरी एक बात यह है कि इन पेशेंट्स को जब इनका ट्रांसप्लांट हो तो इनको लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं। जो दवाइयाँ इनको ये किडनी, क्योंकि ये
ये ट्रांसप्लांटेड किडनी है, गैर बंदे की किडनी है, तो चांसेस रहते हैं कि ये किडनी शायद रिजेक्ट। एब्सोल्युटली एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और इसमें क्या क्या लीगैलिटीज है, फॉर्मेलिटीज है, तो ये हमने डिस्कस करनी। तो इस बंदे को ये पहले ही पता होना चाहिए कि मेरी मेडिकेशन ज़िंदगी भर चलती रहेगी, मेरे को इन्फेक्शन से बचना है, मेरे को डाइट, जिस पे हमने पहले भी स्ट्रेस दिया कि मेरी डाइट अच्छी होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए। तो ये चीज़ें कुछ है जो ट्रांसप्लांटेशन लोगों में शायद उतना ज़्यादा रुझान या पता नहीं होता है। तो इस सिलसिले में हमने ये क्लियर किया कि ट्रांसप्लांटेशन एब्सोल्युटली एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और इसमें क्या क्या लीगैलिटीज़ है, फॉर्मेलिटीज़ है, तो ये हमने डिस्कस कर ली। एक रूल ये है कि जो किडनी दे वो आपका रिलेटेड हो। डॉक्टर साहब, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डाइट रिलेटेड ही है। एज आप जानते हैं कि हमारी जो कंट्री है, हमारा जो इंडिया है, यहाँ पे सॉल्ट और शुगर का बहुत ज़्यादा इंटेक लिया जाता है। तो क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है ज़्यादा कंसंट्रेशन में अगर हम सॉल्ट या शुगर यूज़ करते हैं, तो क्या उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारी किडनियों पर? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है एज फार एज प्रिवेंशन ऑफ किडनी डिजीज इज कंसर्न। और अगर किसी को किडनी डिजीज़ है, उनको ये दो चीज़ें लेने में भी एहतियात बरतना चाहिए। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ सॉल्ट और शुगर, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ सॉल्ट और शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा है। सॉल्ट हम डाइट में, सॉल्ट हम प्रोसेस्ड फूड में बहुत ज़्यादा लेते हैं, और शुगर का तो शायद कश्मीर में उतना ज़्यादा रुझान नहीं है, लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया में शुगर, स्वीट्स और शुगर चाय में आप लेते हैं तो बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो सॉल्ट का ये है कि ऐसी जगहें जहाँ सॉल्ट की इंटेक कम होती है, वहाँ हाइपरटेंशन की इंसिडेंस बहुत कम है। तो जिस जगह आप शुगर लेते हैं तो वहाँ हाइपरटेंशन की इंसिडेंस ज़्यादा होती है। और जैसा हमने पहले भी बोला कि शुगर हाइपरटेंशन की वजह से आपकी किडनी लॉन्ग टर्म खराब हो सकती है। तो अगर आप सॉल्ट ले रहे हैं, आपको हाइपरटेंशन होने का चांस है, तो उसकी वजह से आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट सिचुएशन ऐसी है कि अगर आपको ऑलरेडी किडनी डिजीज़ है, तो अगर आप और ज़्यादा शुगर सॉल्ट लेते हैं, तो उस सिलसिले में भी दवाइयाँ ज़्यादा काम नहीं करेंगी। जो आप दवाइयाँ ले रही हैं ब्लड प्रेशर के लिए, तो वो ज़्यादा काम दवाइयाँ नहीं करेंगी, क्योंकि जब आप सॉल्ट लेंगे तो जो आप ब्लड प्रेशर की गोली ले रहे हैं। तो तीसरी बात जो होती है, पेशेंट्स को जो सॉल्ट ज़्यादा लेते हैं और उनकी किडनी डिजीज़ है, तो उनमें ये दिक्कत आती है कि उनका वॉल्यूम, उनके जिस्म में पानी ज़्यादा होता है। बिकॉज ये जो सॉल्ट हम लेते हैं इसमें सोडियम होता है, ये सोडियम जब रिटेन होता है तो ये अपने साथ पानी को भी रिटेन करता है, तो इनको वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिटेंशन होता है, तो उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। तो सॉल्ट लेने से आपको हाइपरटेंशन हो जाएगा, हाइपरटेंशन से आपको किडनी डिजीज़ होती। अगर आपको ऑलरेडी किडनी डिजीज़ है, आपने ज़्यादा सॉल्ट लिया, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहेगा, आपकी दवाइयाँ असर नहीं करेगी और आपको वाटर रिटेंशन हो सकता है। ऐसे ही अगर आप ज़्यादा शुगर लें तो शुगर से पर से किडनी पे उतना ज़्यादा डैमेज, अगर खाली पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है तो पर से शुगर से शायद उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो, लेकिन ओवरऑल शुगर का कंटेंट लेने से आप ओबीज हो सकते हो। अगर आप ओबीज हो गए तो आपको किडनी के यू कैन बिकम डायबिटिक। अगर आपको प्री डायबिटीज़ हो तो आप डायबिटीज़ हो सकते हैं। तो इन दोनों ओबेसिटी से भी और डायबिटीज़ से भी आपकी किडनी पे असर हो सकता है। और अगर किसी को ऑलरेडी किडनी डिजीज़ है, चाहे वो डायबिटीज़ की वजह से या और किसी की वजह से, अगर उसने एक्स्ट्रा शुगर ले लिया तो उनको हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, उनका शुगर कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो ये दिक्कतें आ सकती है हमारे, स्पेशली इन आवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। दिस इज़ अ बिग इशू दैट हम सॉल्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं और हम शुगर, कश्मीर इन सॉल्ट इज़ अ प्रॉब्लम, इन रेस्ट ऑफ इंडिया शुगर इज़ अ प्रॉब्लम। एक रूल ये है कि जो किडनी दे वो आपका रिलेटेड हो। क्योंकि डॉक्टर हम डाइट की ही बात कर रहे थे और डाइट बहुत ज़्यादा मस्ट है हेल्दी बॉडी के लिए, तो कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हार्मफुल होते हैं हमारी किडनी के लिए और कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो बेनिफिशियल हो सकते हैं हमारी किडनी हेल्थ के लिए? तो इससे पहले भी हमने बात की कि सॉल्ट और शुगर, सो जिन चीज़ों में ज़्यादा सॉल्ट हो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, जिन चीज़ों में ज़्यादा शुगर वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो अक्सर ये देखा गया है कि हाई प्रोटीन इंटेक, तो हाई प्रोटीन इंटेक हम लें, स्पेशली अगर आप हमारे कश्मीर में देखोगे तो हम यहाँ प्रोटीन इंटेक हमारी ठीक ठाक है और कभी कभी एक्स्ट्रा प्रोटीन भी हम लेते हैं, सप्लीमेंट्स एंड, तो नहीं, पहले मैं प्रोटीन की बात, मैं मीट और जो डाइट में हम प्रोटीन लेते हैं, तो ये प्रोटीन्स किडनी के लिए
ठीक नहीं है, स्पेशली अगर किसी बंदे को किडनी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर कोई बंदा हाइपरटेंसिव है, अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है और उसको किडनी डिजीज के आसार होने लगे हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि आप प्रोटीन कम ले लो। तो ज्यादा प्रोटीन लेना किडनी के लिए हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि प्रोटीन आप कम ले लीजिए। सॉल्ट का तो हमने जिक्र छेड़ ही दिया पिछले क्वेश्चन में, तो सॉल्ट ठीक नहीं है। इसके अलावा मैं डाइट के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत से बंदे हमारे, स्पेशली यंग जनरेशन जो जिम जाते हैं, तो जिम में उनको वहाँ कोई प्रोटीन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो इन प्रोटीन सप्लीमेंट्स में कुछ ऐसी चीजें भी है जिसके बारे में हमको पूरा प्रिस्क्रिप्शन पता नहीं होता। तो हमने देखा कि अपनी प्रैक्टिस में हमने ये भी देखा है कि बहुत से यंग जनरेशन लोग आते हैं जिन्होंने ये डाइट एक्स्ट्रा प्रोटीन लिया होता है, तो उसकी वजह से उनको किडनी पे इफेक्ट होता है। तो हमारी यही गुजारिश है कि वो नेचुरल प्रोटीन्स ले लें। अगर उनको प्रोटीन इंटेक ज्यादा लेना है तो नेचुरल प्रोटीन्स वो ले लें, वाइट मीट है, रेड मीट है, वो ले लें। तो ये एक और फैक्टर है फूड का जो ठीक नहीं है किडनी के लिए। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वेजिटेरियन, इट्स गुड, बेनिफिशियल। वाटर इनटेक मिकदार में आपको लेना है। हम अक्सर बोलते हैं कि हमारे पास ऐसा भी होता है कि पानी कितना लेना है। दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन टू आस्क कि हमको पानी कितना लेना है। तो हमारा अक्सर यही बनता है कि अगर आपको किडनी की डिजीज नहीं है तो यूरिन 1.5 to 2 लीटर्स आना चाहिए दिन को। आप ये कैलकुलेट करो कि कितने पानी लेने से आपको इतना यूरिन आए, तो वो पानी आपको लेना है। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी किडनी डिजीज है तो हम अक्सर बोलते हैं कि आप पानी की इनटेक भी कम करो, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात की कि किडनी डिजीज होने से वाटर रिटेंशन के चांसेस ज़्यादा हो। तो अगर आप ज़्यादा पानी लेते हो तो डाइट के हवाले से मैं इतना ही कहूँगा कि high protein intake, especially in people who have already a kidney disease, is not recommended. And people who are going to the gym, especially the younger generation, it is better not to take the supplements which are available there. But under supervision, taking natural proteins is good for them. डॉक्टर बास वक्तन क्या होता है कि जब भी पेशेंट को कोई डिजीज़ होती है, किडनी डिजीज़ होती है, तो वो सिंपल फिजिशियन के पास चले जाते हैं और बहुत देर हो गई होती है जब तक कि उनकी पूरी किडनी डैमेज हो गई होती है। तो उन सब लोगों के लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अभी भी, इवन दो हम बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी लेट रेफरल्स, हम इनको बोलते हैं लेट रेफरल्स। लेट रेफरल्स का मतलब ऐसा है कि जो पेशेंट किडनी डिजीज से मुलव्वस हो वो हमारे पास उस टाइम हो, और उसकी डायलिसिस विद इन 1 महीने हम हमारे तक पहुंचने में, उसके बाद 1 महीने अगर उसको डायलिसिस हो तो उसको हम लेट रेफरल बोलते हैं। तो लेट रेफरल का रुझान 5 साल 10 साल पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब फिजिशियंस में भी अवेयरनेस आई हुई है और लोगों में भी अवेयरनेस आई हुई है कि अगर किसी को ब्लड टेस्ट पे पता चले कि मेरी किडनी की इन्वॉल्वमेंट है तो एकदम से वो एक स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट करता है। और हमारे फिजिशियंस में भी ये अवेयरनेस है। एटलीस्ट मैं हमारे कश्मीर की बात बोलूँगा कि रेफरेंस का मसला है। एटलीस्ट मैं यहाँ बोलूँ कि लेट रेफरेंस का उतना ज़्यादा मसला नहीं है, क्योंकि पेशेंट जब भी देखता है कि उसको कोई किडनी की प्रॉब्लम है टेस्ट के ज़रिए, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, तो एकदम से वो कोशिश करता है कि वो स्पेशलिस्ट के पास पहुँचे। तो ये एक अच्छी बात है हमारे। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत से दूर दराज इलाके ऐसे हैं जहाँ वो पेशेंट्स इसके बारे में नहीं सोचते हैं, वो जाते रहते हैं किसी डिस्पेंसरी पे, किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे और किसी फिजिशियन के पास चले जाते हैं। तो जब वो हमारे पास होते हैं तो उनकी किडनी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा डैमेज होती है कि हम फिर उसके बाद डायलिसिस या ट्रांसप्लांटेशन के बगैर और उनके बारे में कुछ सोच नहीं सकते। तो हमारा यही मुद्दा और मकसद रहता है कि हम लोगों में और जनरल पब्लिक में एंड फिजिशियंस में ये अवेयरनेस लाए कि अगर किसी पेशेंट की किडनी आपको लगे कि ख़राब हो इनिशियल स्टेजेस में, तो उसको हमारे पास रेफ़र कर लीजिए, ताकि हम उसको जितना डिले हो सके डायलिसिस तक पहुंचने में, ट्रांसप्लांटेशन तक पहुंचने में, ये हमारा मकसद रहता है जब वो एक स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र किया जाए। थैंक यू। डॉक्टर, अभी तक आपने हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन अब चलते चलते आपसे जानेंगे कि आपकी क्या मैसेज रहेगी हमारे व्यूअर्स के लिए, वो अपनी किडनीज कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, मैं आखिर में यही बोलूँगा कि किडनीज़
आपके सेहत के लिए बहुत ज़रूरी। जितना हार्ट है, ब्रेन है, उतनी किडनी आपके लिए ज़रूरी। तो इन किडनीज को आप जितना हो सके बचा दीजिए ताकि आप डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन तक ना पहुँचे। तो अगर आपको कोई डिजीज़ है लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो उनका जितना अच्छा कंट्रोल आप कर सकते हो, आपकी किडनी उतनी ज़्यादा देर तक बचेगी। नंबर 2 पॉइंट मैं आपको बोलूँगा कि ओवर द काउंटर ड्रग्स मत लीजिए, स्पेशली पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स। सेल्फ मेडिकेशन ना करें। जब तक आप अंडर डॉक्टर के सुपरविजन पे ना हो तब तक आप ये दवाइयाँ ना लें। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि किडनी को बचाने के लिए लेस सॉल्ट, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट और वॉक बहुत ज़रूरी है। चौथी बात मैं ये आपको बोलूँगा कि अगर आपको किडनी की डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, तो आप अपने डॉक्टर साहब के पास रेगुलरली जाते रहिए। एक स्टेज ऐसा आएगा जहां आपको वो रेफ़र करेंगे, इस रेफरल में आप डिले ना कर कीजिए। तो जितना जल्दी हो सके अगर आपको किसी किडनी डिजीज़ के अक्षर है तो वो एकदम से आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास रुजू करें। और आखिर में मैं बोलूँगा कि किडनी बचाने के लिए आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ऑर्गन है जो उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी रिक्वेस्ट लोगों से यही रहेगी कि किडनी हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किडनीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ एंड इट्स बेटर टू टेक ऑल द मेजर्स विच आर रिक्वायर्ड टू सेव योर किडनीज। थैंक यू सो मच डॉक्टर मकसूद आज के जेड टॉक ही सीरीज का पार्ट बनने के लिए। आई होप सो कि हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है। थैंक यू। जेड टॉक एक पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव है जो इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर काम करते हैं। हम सब लोगों का ये मकसद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें कि कैसे हम अपनी किडनीज हेल्दी रख सकते हैं और कैसे हम एक स्वस्थ ज़िंदगी जी सकते हैं। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। जेड टॉक के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेजेस पे जल्द ही मिलेंगे अगले नए स्पेशलिस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू।